हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार है। अगेन वेलकम यू नामिड फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं, जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी लोग मुझे बता देंगे एक बार जल्दी से, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर में। ठीक है, क्या बताने वाले हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है ना, ऑल अबाउट आवर ऑल्टरनेटिंग करंट, आवर चैप्टर इज ऑन गोइंग एज यू नो। तो प्यारे दोस्तों, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी है क्या, हमने डिस्कस कर लिया। जो जनरल ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स होते हैं, जैसे प्योर रजिस्टिव हो गया, प्योर इंडक्टर हो गया, ठीक है, और अपने पास जो है प्योर कैपेसिटर हो गया, इनका कॉम्बिनेशन हो गया एलसी, एलआर, आरसी, और जो फाइनल कंक्लूजन हमने देखा था एलसीआर सीरीज सर्किट, वो हमने देख लिया। एलसीआर सीरीज में भी हमने ये देखा कि एलसीआर सीरीज सर्किट में प्यारे दोस्तों, एलसीआर सीरीज सर्किट में एक रेजोनेंस की कंडीशन हमने देखी थी। रेजोनेंस, ठीक है ना, और रेजोनेंस के हमारा टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है ना, अनुनाद की स्थिति। और हमने आपको बताया कि अनुनाद रेजोनेंस एक वो स्थिति है एलसीआर सीरीज सर्किट की, अगर उस सिचुएशन में अगर कोई एलसीआर सर्किट हो जाए तो वो एलसीआर सर्किट जो है उसमें करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाती है। साथ ही साथ जो फेज डिफरेंस है, फाई जो आता है फेज, वो 0 डिग्री हो जाता है। मतलब जो नेट जो करंट है और नेट जो ईएमएफ है, वो उनका जो बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री, ठीक है, प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन होता है, ठीक है ना। और वो जो सर्किट कुछ खास सर्किट है प्यारे दोस्तों, एलसीआर सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो बड़ी खास है। इसका यूजेस बहुत है, मैं एक यूज बताता हूँ आपको। हमारे जो एलसीआर सर्किट के यूज है जल्दी से हम देखते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत वाजिबा। तो प्यारे दोस्तों, यूजेज ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट में यदि मैं बात करूं तो पहला यूज में हम बात करता हूं रेडियो में। वही रेडियो जो आपके दादाजी सुना करते हैं या सुना करते थे, ठीक है ना। रेडियो में ठीक है ना, रेडियो में क्या होता है, क्या रेडियो ऐसा ही होता है क्या? आजकल तो फोन में ही आने लग गए प्यारे दोस्तों। क्या रेडियो ऐसा ही होता था क्या कुछ ऐसा सा ही होता था क्या प्यारे दोस्तों? जहाँ तक मेरे को याद है कुछ ऐसा सा रेडियो होता था, और यहाँ से जो स्पीकर आते थे, ठीक आते थे कि नहीं आते थे? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे नोब सा लगा रहता था, और यहाँ पर एक नोब लगा रहता था। क्या ऐसा ही लगा रहता था? यस प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा सा ही लगा रहता था। और ये एक एंटीना लगा रहता था। होता था कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ये करता क्या था, हमारे दादाजी क्या करते थे, इस रेडियो को ऐसे कान के लगा कर ऐसे करते रहते थे, ठीक है ना। अभी भी कोई भी मूवीज़ देखते हो, ओल्ड मूवीज़ जो होती हैं, उन मूवीज़ में भी जो उसमें वो रेडियो यूज़ करते थे, वो ऐसे अपने कान के लगा कर इस नोब को घुमाते रहते हैं, ठीक है। और वो सुनते रहते हैं कि कब जो वो रूमानी सुकून वाला गाना मुझे मिल जाए, और कब मैं उसको सुनूं और मुझे चैन आ जाए, ठीक है, वो लगा रहता है। तो जैसे होता कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करते, देखो अपने पास जो अलग अलग जो रेडियो स्टेशन होते हैं, ठीक है ना, उनका जो चैनल अलग अलग होता है, उनके उस चैनल के करस्पॉन्डिंग उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जितने भी जो रेडियो स्टेशन हैं उनकी एक पर्टिकुलर एफएम का, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे FM 90 है, या जो अपने पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, मैं सुनता तो हूँ नहीं ज़्यादातर, तो जैसे 9XM का हो गया, या FM रेडियो हो गया, ठीक है ना, या मैं बोलूँ कि कोई न्यूज़ का हो गया। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है ना, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडियो वेव्स होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, इसीलिए इसको रेडियो भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेडियो वेव्स। ये रेडियो करता क्या है, ये जो रेडियो वेव्स आ रही है ना, ये वास्तव में अपने पास रेडियो वेव्स जब आती हैं, ठीक है ना, उन वेव्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और हमें सुन जाता है, हमें एक पर्टिकुलर चैनल सुनाई देता है। होता क्या है प्यारे दोस्तों, इसमें एक लगा रहता है एलसीआर सीरीज सर्किट। क्या लगा रहता है? एलसीआर सीरीज सर्किट लगा रहता है। और ये कैसे काम करता है,
वास्तव में होता ये है कि हर एक स्टेशन की इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। वैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आया था ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आया था क्या, ठीक है ना, ये आया था क्या, बिल्कुल इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें, और साथ ही साथ हमने एक ग्राफ भी देखा था, यदि आपको ध्यान हो तो एक ग्राफ भी देखा था क्या हमने, यस सर हमने देखा था वो ग्राफ। उस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया था कि ये अपने पास हो जाता है वो I0 की वैल्यू, और ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये यदि ओमेगा एल आ जाए, ठीक है ना, ये ओमेगा एल आ जाए, तो यहाँ पर जो है ना ओमेगा एल जब आ जाती है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ओमेगा एल आ जाए तो यहाँ पर जो करंट जो वो मैक्सिमम आती है और बाकी जो है लगभग ज़ीरो, ठीक है ना, इस प्रकार से घटती जाती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि अलग अलग स्टेशन की उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैं बोलूँ एक अपने पास चैनल है रेडियो का, जैसे मैं बोलूँ क्या नाम बोलूँ इसको, FM, ठीक है ना, FM 90, ठीक है, FM सॉन्ग्स ले लेता हूँ, FM सॉन्ग्स ले लेता हूँ। इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि इसकी एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि अपने पास 90 हर्ट्ज है, 90 मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज में। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि उसकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी यदि मैच हो जाए तो उस कंडीशन पर क्या होगा, यदि हमारी जो सर्किट्स हैं LCR सीरीज, अगर उसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर इस चैनल से यदि मैच हो जाए ना, तो करंट जो वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी ना उस सिचुएशन पर होगा क्या प्यारे दोस्तों, होगा क्या, वहाँ पर करंट जब मैक्सिमम हो जाएगी आपको वो आवाज़ सुनाई दे देगी और आप नाचने लग जाओगे। ओके, अब देखो घुमाते क्यों है वो घुमाते क्यों है, घुमाने से होगा क्या, देखो घुमाने से क्या होगा, इस L की और इस C की वैल्यू चेंज करते हैं वो। मान लो कोई अनदर एक और चैनल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार से है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लो वो जो है FM जो है वो है FM सॉन्ग्स हो गया ये, ठीक है ना, FM भजन ले लेते हैं सॉन्ग्स में, ठीक है, FM भजन ले लेते हैं, ठीक है ना, FM भजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बोल देता हूँ कि जैसे कम है तो मान लो 80 मेगाहर्ट्ज है। अब मान लो कि हमें जो है इस चैनल को पकड़वाना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेशन का, तो हम क्या करेंगे, इस हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू कम करेंगे। कम कैसे कर सकते हैं, या तो L को बढ़ा दो या C को बढ़ा दो, ठीक है ना, कैपेसिटर जो है उसको बढ़ा दो, ठीक है, या L को बढ़ा देता हूँ। अच्छा C कैसे बढ़ता है, C इक्वल टू, यदि मैं दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं C इक्वल टू होता है, यदि मैं उसकी एरिया बढ़ा दूँ A/0/d, यदि उनके बीच का मीडियम चेंज कर दूँ या डिस्टेंस बढ़ा दूँ, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ा दूँगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, डिस्टेंस कम बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो कैपेसिटर कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो ओमेगा एल बढ़ जाएगी, तो वो तो इस तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन यदि मैं D की वैल्यू कम कर दूँ, D की वैल्यू जब कम कर दूंगा तो C बढ़ जाएगा, C बढ़ जाएगा तो ओमेगा एल घट जाएगा, और उस सिचुएशन में जो हमारा ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ हो जाएगा, और हमें जो है इस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम मिलने लग जाएगी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी ओमेगा L2 हो गया, ये ओमेगा L1 हो गया, तो हमें ये चैनल सुनाई देने लग जाएगा। अब हम भजन सुनने लग जाएंगे, जब हमने नोब को घुमाया तो हम उसको L और C की वैल्यू कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और हमें ये वाला चैनल शिफ्ट हो गया, और हमने बोला कि हाँ वाह भाई वाह, हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है ना। तो ऐसे भजन हमने सुनने लगे कि नहीं लगे, बिल्कुल जी, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, वाह जी वाह, मजा आ गया, ठीक है। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम नोब को घुमाते रहते हैं तो जो साउंड्स हैं या वॉइस जो है वो अलग अलग चैनल की मिक्सअप हो जाती है, ठीक है ना, मिक्सअप हो जाती है। वो क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, देखो कई बार होता है। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये करंट का मैक्सिमम पीक वैल्यू करंट का और फ्रीक्वेंसी का किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट जो I0 जो है, I0 तो किसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है ना। I0 की वैल्यू क्या होती है,
आई नोट की वैल्यू होती है ई नोट अपॉन आर एट रेजोनेंस आई नोट की वैल्यू ई नोट अपॉन आर होती है। मान लो किसी व्यक्ति के रेडियो का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जो ये जो आई नोट है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब आई नोट की वैल्यू कम हो जाएगी ना प्यारे दोस्तों, आई नोट की वैल्यू कम हो जाएगी इस प्रकार से, जब आई नोट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा देखना जरा। मैं एक अलग ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया सब कुछ। देखो ये एक ग्राफ था अपने पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये एक ओमेगा L1 आ गया था और ये आई नोट हो गया था कि नहीं हो गया था। और हमने बोला कि ठीक है ये हो गया अपने पास। अब हम बोल रहे हैं कि ये यदि रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस जब बढ़ा दें, ठीक है, तो अपने पास जो आई नोट की वैल्यू कम हो जाएगी और उसका जो ग्राफ हो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके पास जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ है। अब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर दो फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ। एक तो फ्रीक्वेंसी यही ले ली हमने, ठीक है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये करंट मिली, तो ये फ्रीक्वेंसी मैं बोल देता हूँ 90 मेगाहर्ट्ज़ बोल दी। एक और फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, ये वाली फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं बोल देता हूँ 85 मेगाहर्ट्ज़ बोल देता हूँ। अब एक बात देखना जरा, नोटिस करना, ये वाला जो रेडियो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 और इसका रेजिस्टेंस R1, क्या R2 ग्रेटर देन R1 है। ये एक अनदर रेडियो है R2 वाला और ये अनदर रेडियो है, लेकिन इस रेडियो की कमी क्या, देखो R2 वाले रेडियो की कमी क्या है, इसमें इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो ये वाली मिली और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है ना वो ये वाली मिली, ठीक है ना। क्या दोनों करंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों करंट की जो वैल्यूज़ है, ये आई नोट 2 हो गया, ये आई नोट 1 हो गया, दोनों करंट की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों पास पास ही हैं। अब जब पास पास ही हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला चैनल की जो आवाज़ है, मतलब इसको भजन भी सुनेगा, ये तो 80 पर था भजन, ठीक है, मान लो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं या कोई भी अनदर, जैसे मैं बोल देता हूँ कि सत्संग चल रहा है, तो इसको जो है 85 मेगाहर्ट्ज़ पर सत्संग भी सुनाई देगा और इसको जो है वो गाने भी सुनाई देंगे, जो भी पर्टिकुलर गाने चल रहे हैं। तो क्योंकि देखो इस 90 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर इसकी करंट जो है ये वाला और 85 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वाली करंट, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है ये वाला। लेकिन ये जब रेडियो लूम है, पहले वाला रेडियो जो हम ले रहे थे हमारे दादाजी वाला, तो वो R1 जो है उसकी जो वैल्यू वो कम है, R1 की वैल्यू जो कम है, तो इसमें देखो, इसमें यदि मैं बात करूँ ये गैप ज़्यादा हो गया, ये जो गैप है ये तो मान लो आई नोट हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो ये वैल्यू आएगी, ये गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब ये अच्छा है, ये रेडियो क्या है, अच्छा है, ये गुड है, ठीक है ना, ये गुड है और ये बैड है, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। और हमने बताया भी था क्वालिटी फैक्टर, वो यहीं से नाम निकल के आता है, वो क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्वालिटी यहीं से निकल के आती है, क्योंकि जितना अच्छा रेजोनेंस दिखाएगा क्या उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसीलिए हम क्वालिटी फैक्टर याद करो, जितना ज़्यादा शार्पनेस होगी ग्राफ में उसकी क्वालिटी फैक्टर जो Q की वैल्यू वो अच्छी होगी, ठीक है ना। अब इसकी क्वालिटी फैक्टर बहुत कम है तो यानी इसकी क्वालिटी डाउन है, बैड क्वालिटी है, तो बैड क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, क्योंकि ये मिसमैच नहीं होगा, मतलब हमें अच्छी आवाज़ सुनाई देगी, क्लियर आवाज़ सुनाई देगी, कोई नॉइज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपने पास रेडियो था, रेडियो कैसे काम करता है, लेंदी हो गया। चलो हम हमारा जो मेन टॉपिक था वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक से नहीं भटकते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था उसकी हेडिंग डालते हैं। ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया है ना, थोड़ा ब्लैक हो जाता है, गड़बड़ है, शिफ्ट करते हैं। एक्चुअली स्मूथ बोर्ड भी था, स्मूथ वाइट बोर्ड भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बोर्ड होता है ना, ये वाला जो सरफेस होती है, ये जो है इसमें भी अलग अलग क्वालिटी की आती हैं। एक एकदम होता है स्मूथ होता है, उसमें थोड़ा सा वाइप करो एकदम साफ़ हो जाता है। अब इसमें क्या है, थोड़ा ब्लैक रह जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अपने पास मार्केट में मिलेगा तो अच्छा, अदरवाइज़ हमारे पास जो है जो ग्रीन बोर्ड होते हैं वो अच्छा है चौक के साथ, मेरा फेवरेट है वो, चौक के साथ जो वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो खैर जो भी है चलिए हम डिस्कस करते हैं जितना भी हो सके। ऐसे विजुअल हो जाता है लेकिन ऐसे थोड़ा ब्लैक कलर आता है, ठीक है।
खैर हम बातें करते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो था पावर, ठीक है ना। पावर इन एसी सर्किट्स। पावर, डॉक्टर जैकोल वाली पावर, वो वाली पावर नहीं है प्यारे दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक पावर है। जैसे हम डायरेक्ट करंट के जितने भी सर्किट्स थे, डीसी करंट के जो सर्किट्स थे, उनमें हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पावर आई थी उसका क्या मतलब, उसका डेफिनेशन क्या थी, उसका फॉर्मूला क्या था। यदि आपने देखा हो तो P = IV I²R V²/R, ये था कि नहीं था फॉर्मूला। और हमने डिफाइन कैसे किया था इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट ऑफ, ठीक है ना, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग द एनर्जी, और मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड, ठीक है ना। जब अपने पास जो सोर्स होता है, जैसे अपने पास बैटरी है, सेल है, वो कितनी रेट से एनर्जी सर्किट्स में डिलीवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पावर। या ऐसे भी डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स में कि वर्क डन पर सेकंड, कितना जो वर्क है वो पर सेकंड, और वर्क मतलब एनर्जी, तो कितनी एनर्जी डिलीवर की जा रही है। या कोई अप्लायंस है वो एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो हम ये बोलते हैं कि कितनी एनर्जी डिसिपेटेड है या कंज्यूम्ड पर सेकंड है, दैट इज पावर, दैट इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर है कि नहीं है। तो मैं एक सर्किट ले लेता हूँ इन जनरल, एक अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट ले लेता हूँ, एक मैं बोल लेता हूँ, एक एलिमेंट लगा हुआ है, इट कैन बी एल सर्किट, इट कैन बी ए इंडक्टर, इट कैन बी ए कैपेसिटर, और इट कैन बी ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ LC LR RC वॉटेवर। तो मैं एक जनरल ले लेता हूँ, एक केस जनरल ले लेता हूँ कि हम भाई डीसी में, तो डीसी सर्किट्स में तो हम कैसे करते थे, P = IV हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स हैं उनमें कुछ अलग सिनारियो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट भी वेरी करती है, करंट भी साइनसोइडल होती है, वोल्टेज भी साइनसोइडल होती है। तो हम इसकी इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं, याद रखना, हम इसकी इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं और हम वो देखेंगे। तो मैं एक जनरल सर्किट लेता हूं, उस जनरल सर्किट में कंसीडर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड, दैट इज E = E0 sin ωt। हमने ये बोल दिया कि ये अपने पास क्या है, सोर्स लगा हुआ है EMF का, और करंट मैं बोल देता हूं कि मान लो इन जनरल जो करंट है वो है I0 sin ωt + phi जो है वो एक फेज डिफरेंस है उस सर्किट्स में, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो होगी IV, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हो जाएगा I0 E0 और sin ωt इंटू sin ωt + phi, यानी sin ωt, और अपने पास हो जाएगा sin ωt + phi, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है बिल्कुल। तो पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी, ये हो जाएगी I0 E0/2। क्या 2 sin x sin y का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या cos x - y - cos x + y होता है क्या? चेक करने दो सर, मुझे तो पता नहीं। तो क्या करोगे आप ये करोगे कि cos x + y का फॉर्मूला लिखोगे। क्या करोगे सर, cos x + y जो होता है सर, cos x cos y होता है, cos x cos y होता है, वाजिबा सर, बहुत बढ़िया। माइनस sin x sin y होता है सर। ये मैथ तो इतनी हमें आती है कि नहीं आती? बिल्कुल सर हमें आती है। तो एक बात बताओ ज़रा, cos x - y का फॉर्मूला बताओ फिर। सर cos x cos y हो जाएगा, सर cos x cos y + sin x sin y हो जाएगा। क्या यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? sin x से दोनों को घटा दो, घटाओगे तो ये बन जाएगा क्या, 2 से 2 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास cos x - y - cos x + y, सर ωt - ωt यानी cos phi हो गया, माइनस आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। माइनस cos x + y यानी यहाँ पर सर अपने पास 2 ωt + phi हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर, वाजिबा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। एक बात बताओ ज़रा, I0 E0/2 हो गया क्या? क्या माइनस फाई कोस cos phi होता है क्या? यस, एक अपने पास ये इवन फंक्शन है। क्या है? इवन फंक्शन है, माइनस का cos 2 ωt + phi हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर, मज़ा आ गया, वाजिबा। एक बात बताओ ज़रा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। बट यदि हम एवरेज पावर निकालें, और एवरेज भी एक किसी पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें, तो मुझे क्या एवरेज कर देना चाहिए? क्या एवरेज मैं बोलूँ
एवरेज के सिंबल को, पावर के एवरेज सिंबल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पावर जो एवरेज है वो हम लिखेंगे आई नोट ई नोट बाई 2 क्या कोस फाई। क्या ये तो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट है, तो एवरेज तो इसका लेंगे ना। अरे भैया एवरेज तो उसका लेते हैं ना जो वेरी करता है। अब जब ये वेरी नहीं करता तो क्यों लगाऊं मैं इसमें जो सिंबल है वो क्यों लगाऊं मैं एवरेज वाला, इसमें लगाऊंगा ना। तो एवरेज ये तो 0 हो गया। एवरेज क्या साइन ओमेगा टी प्लस फाई या साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी का जो है कंप्लीट साइकिल के लिए जो ग्राफ है वो 0 होगा, उसका जो एवरेज वैल्यू 0 होगी, बिल्कुल होगी। हम कर चुके हैं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ और आई नोट बाई √2 को लिख क्या लिख सकता हूँ आई आर एम एस, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई आर एम एस, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस फाई। अब एक बात बताऊँ तुम्हें, ये आ गया पी एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। लेकिन मैं एक और बात लिख सकता हूँ कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई आर एम एस आ गया, ई आर एम एस आ गया, और कोस फाई की वैल्यू मैं आर अपॉन जेड भी तो लिख सकता हूँ ना प्यारे दोस्तों, आर अपॉन जेड भी तो लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख दिया सर? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी सर्किट ले लो आप, या तो इंडक्टर ले लो, कैपेसिटर ले लो, इंडक्टर कैपेसिटर ले लो, एलसीआर ले लो, क्या उसमें जो फाई है कोस फाई की वैल्यू हमेशा आर बाई जेड होगी। कैसे भी करके देख लो, कैसे भी करके देख लो आप, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। एलसीआर की बात करोगे तो हमने यहाँ पर आई वेक्टर लिया था कि नहीं लिया था, यहाँ पर अपने पास वी एल वेक्टर माइनस का वी सी वेक्टर हो गया था कि नहीं हो गया था, क्या यहाँ पर वी सी वेक्टर हो गया था कि नहीं हो गया था, क्या इनका रिजल्टेंट जो है क्या यहाँ पर वी वेक्टर हो गया था, रिजल्टेंट कितना आया था अपने पास, फाई आया था कि नहीं आया था। आप बताओ तो ज़रा, क्या कोस फाई अपने पास ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी वी नोट एल वेक्टर माइनस का वी नोट सी वेक्टर माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा वी नोट आर वेक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो ज़रा, क्या आई नोट से मैं बोल दूं कि आई नोट हो गया, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस का एक्स सी अपॉन क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड में आएगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड में आएगा, अपॉन में आई नोट इंटू आर हो जाएगा। तो क्या एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो गया, और एक्सएल माइनस एक्स सी, ठीक है ना, ओके। बट मुझे एक बात करनी चाहिए कि यहाँ पर ये आ जाएगा कोस फाई, ये वी नोट, ये अपने पास बना वी नोट, ठीक है ना, वी नोट एल माइनस का वी नोट सी और अपॉन जेड, ठीक है ना, और वी नोट एल एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो गया ना, बिल्कुल। तो ये सो गया, आर अपॉन आएगा यार, क्या कर रहे हो सर, कोस फाई बेस अपॉन होता है ना हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन जेड आएगा ना। तो ये तो हो गया वी नोट एल, ठीक है ना, वी नोट एल हो गया। ठीक है ना, और ये हो जाएगा वी नोट एल माइनस का वी नोट सी, ये हो जाएगा वी नोट आर। तो ये तो बन जाएगा आर, ये बन जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, यानी ये अपॉन आर अपॉन जेड बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, बिल्कुल। किसी के लिए भी देख सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी के लिए देखो आप, ठीक है ना, ये तो हमने बताया। वैसे इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली रिजल्टेंट वैल्यू बता सकते हो क्या तुम लोग, क्या तुम ये बता सकते हो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या अंडरूट में क्या ये आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा वी नोट एल माइनस का वी नोट सी का होल स्क्वायर प्लस का वी नोट आर की होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कोस फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी नोट आर अपॉन में अपने पास हो जाएगा अंडरूट में वी नोट एल माइनस का वी नोट सी का होल स्क्वायर प्लस का वी नोट आर का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, यहाँ से आई नोट इंटू आर बोल दूँ, ठीक है ना, और यहाँ से आई नोट सब बाहर आ जाएगा, तो आई नोट बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा अंडरूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये बनेगा जेड, क्या ये जेड इम्पिडेंस बन जाती थी, क्या ये जेड है, तो आर अपॉन जेड। कहीं पर भी किसी भी सर्किट की बात करो कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, तो इसीलिए मैंने कोस फाई को आर अपॉन जेड रख दिया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ऐसा होगा, पहले वाला नहीं होगा, अब ये ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं ना हम, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बोला कि cos phi इक्वल टू आर अपॉन जेड हो गया। ये जो होती है एवरेज पावर है, ठीक है ना, ये एवरेज पावर है RMS, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर, ये अपने पास एवरेज वैल्यू है पावर की, IRMS ERMS R अपॉन जेड यानी cos phi। ओके, अब देखो अलग अलग वैल्यू पावर की बात करूं मैं, पहला जो सर्किट ले लेता हूं, दैट इज पहला सर्किट ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यदि मैं ले लूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर लूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की यदि मैं बात करूं ना, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि सर फाई की वैल्यू तो 0 डिग्री होती है, तो फाई की वैल्यू जब 0 डिग्री तो पुट करो cos phi इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो है वो हो जाएगी IRMS और इंटू ERMS। वाह सर, ये वैल्यू आ गई। बट व्हाट अबाउट दी सर प्योर इंडक्टर, सर व्हाट अबाउट दी प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। एज वी नो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर कोई भी लो, उनके लिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या हमें एक बात पता है, क्या हमें ये पता है कि फाई की जो वैल्यू वो प्लस माइनस π/2 होती है, क्योंकि इंडक्टर हमेशा लीड करता है ना, इंडक्टर क्या करता है, लेग करता है, और ये -5, ठीक है, तो cos π/2 माइनस हो जाए प्लस वो 0 हो जाएगी, तो एवरेज पावर जो आएगी वो 0 आएगी। मतलब क्या निकला, इंडक्टिव जो सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेगा, पावर को कंज्यूम नहीं करेगा। और इसी का हम यूज़ करते हैं चोक कॉइल में, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, चोक कॉइल में इसी का यूज़ करते हैं। हम सर्किट को बचाने, मतलब उसको सेफ करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर का, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं करता पावर। लेकिन यदि मैं LCR सर्किट की बात कर लूँ तो यदि मैं LCR सर्किट की बात कर लूँ तो LCR सर्किट में जो फाई जो होता है ना, फाई वो हो जाएगा tan इनवर्स XL - XC/R होता है। तो यहाँ से जो एवरेज जो पावर आएगी वो आ जाएगी IRMS ERMS cos phi। तो अब यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, और LCR सर्किट में LC भी है, L भी है, C भी है। लेकिन यदि इंडिविजुअल इंडक्टर सर्किट लो या इंडिविजुअल कैपेसिटिव सर्किट लो, तो वहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर पावर जो कंजम्पशन है वो 0 होगा। लेकिन LCR सीरीज सर्किट में यदि मैं LC लेकर आता हूँ या L लूँ या C लूँ, LCR लूँ, तो वहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे पावर कंजम्पशन रजिस्टर के ऊपर होगा LCR सीरीज में, इंडक्टर के ऊपर नहीं होगा, कैपेसिटर के ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई ना। और यदि मैं बात करूं कि रेजोनेंस कंडीशन में LCR सीरीज में, LCR सर्किट में भी यदि मैं रेजोनेंस की कंडीशन बोल दूं, तो रेजोनेंस की कंडीशन बोल दूं यानी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एल के लिए मैं बहुत बात बोलूं, तो एवरेज पावर हो जाएगी IRMS ERMS, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। मुझे जो हाइपर हो रहा हूँ मैं, मुझे जल्दी पढ़ाना है इसको, ठीक है ना, मैं इसको जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ। ये टॉपिक जो है ये हो गया अपना जल्दी से, ठीक है, इजी है। पावर इन एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स में पावर को देखो कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, जबकि कैपेसिटी उसमें डीसी में तो आई भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें देखो फेज का भी रोल है, इसलिए इसको बोलते हैं ये पावर फैक्टर है। ये जो cos phi जो है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि यही डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर सर्किट की पावर कितनी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर cos phi, ठीक है ना, cos phi पावर फैक्टर। तो रजिस्टर के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 0 होती है, LCR के लिए cos phi की वैल्यू इतनी इतनी ऐसे निकाल देंगे, फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, फाई की वैल्यू आ जाएगा। तो ये पावर फैक्टर है, ठीक है ना, पावर डिसाइड करता है cos phi इक्वल टू R/Z। तो पावर फैक्टर अलग अलग का अलग अलग होता है, निकाल लोगे ना आराम से, cos phi की वैल्यू निकालनी है, और क्या ही करना है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, cos phi की वैल्यू निकाल लोगे आप, मुझे पता है आप निकाल लोगे, ठीक है। तो cos phi की वैल्यू R/Z होती है, तो निकाल लोगे आप, ठीक है। अब मुझे एक टॉपिक और कराना था, चलो मैं बता ही देता हूँ यार,
पावर फैक्टर, पावर फैक्टर लो cos फाई R बाई जेड। अब z में क्या करना है, प्योर रेजिस्टिव है, z की वैल्यू R कर दो 1 हो जाएगा। और क्या ही है इसमें यार, तुम्हें तो परेशान करना है बस मुझे। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, 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 यानी z की वैल्यू अपने पास हो जाएगी R, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। बट व्हाट अबाउट सर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट? प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव के लिए z की वैल्यू कितनी होती है? z की वैल्यू तो मुझे पता है, z की वैल्यू तो मुझे पता है। प्योर इंडक्टिव के लिए XL स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाती है, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाती है। और ये तो L के लिए हो गया। यदि कैपेसिटर के लिए बोलूँ तो यहाँ पर सर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाती है। बट व्हाट अबाउट दी सर फाई? फाई कितना होता है सर? फाई की वैल्यू तो होती है 90 डिग्री, प्लस माइनस 90 डिग्री होता है, तो इसमें कोस फाई की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है ना, कोस फाई की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये मैक्सिमम है। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, याद रखना, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू 0 1 के बीच में होती है। पावर फैक्टर मतलब कोस फाई, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। 1 मैक्सिमम जो है पावर फैक्टर आएगा रजिस्टर में, मतलब इसमें पावर कंज्यूम ज़्यादा होगी, इसमें पावर कंज्यूम नहीं होगी। लेकिन बट सर व्हाट अबाउट द LCR सीरीज सर्किट? What about the LCR series circuit? For LCR series circuit में सर cos फाई की वैल्यू R अपॉन Z, Z की वैल्यू सर आपको पता है क्या सर? क्या? मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि Z की वैल्यू सर XL माइनस XC की होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, XL इज इक्वल टू होता ओमेगा L। अब मैं आगे नहीं बताने वाला भाई, ये हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पावर फैक्टर इन ऑल्टरनेटिंग करंट, इन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, तो छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए मैंने बोला जल्दी से करते हैं। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है वोल्टलेस करंट, और फिर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही मिलता रहूँगा। ठीक है ना, ऐसे ही मिलता रहूँगा। ठीक है, जब तक जीवन है ऐसे मिलते रहेंगे आपसे। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, अच्छा खाना, स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे कनेक्टेड टू फिजिक्स। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।